ये कहानी शुरू होती है कानपुर के बाजार से, जहां महेश रामपुरी की समोसे की दुकान थी। कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी। आज से 60 साल पुरानी दुकान, मेन बाजार की दुकान। अरे भाई साहब, रामपुरियों का ना सिक्का चलता है चटनी लगा के। मेरे बेटे को लड़कियों की क्या जरूरत है? लड़कियों को जरूरत है मेरे बेटे की। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं मेरे मनोज के लिए। पर मैंने कह दिया भाई, अगर लड़की का हाथ रसोई के कामों में सधा नहीं है तो हम तो ना कर पाएंगे रिश्ता। डल्ले पर बैठकर बातें करने की बड़ी बुरी आदत है भाई साहब आपकी। आप मेरे 6 समोसे पैक कर रहे हैं या मैं आगे जाकर सिकंदर के यहाँ से ले लूं? अरे ऐसे कैसे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई। वैसे ठीक भी है, 20-25 की उम्र में नाराजगी खिलती है चेहरे पर, चटनी लगाकर। बस यही तो भाभी जी आप दोनों की बोली। ये समोसा अपने आलू से नहीं बिक रही, आप दोनों की बोली से बिक रहा है। अच्छा चलती हूँ। बता बता महेश, तू क्या कह रहा था? बात पूरी कर। बीच में सुषमा ने रोक दिया, वरना बात पूरी हो जाती। वही तो कह रहा हूँ मैं कि बड़े रिश्ते आ रहे हैं मेरे मनोज के लिए। आज भी एक परिवार आने वाला है, पर हमें दुकान से फुर्सत कहाँ कि उनकी आओ खबर करें। मैंने तो कहा भाई, ये सामने दुकान दिख जाएगी, 4 कदम की दूरी पर है। लड़के को देख लीजिए, घर माहौल काम धंधा सब देख कर सोच विचार लीजिए। अब वो चाहेंगे कि हम उन्हें स्टेशन लेने जाए, उनके पैरों पर गिर जाए, तो भाई रामपुरियों के इतने बुरे दिन अभी आए नहीं। और इससे ज्यादा तो हम बिजनेस वालों से नहीं हो सकता चटनी लगा के। यहाँ महेश रामपुरी अपने समोसे में चटनी लगा रहा था, तो वहां मोहन इस बारे में सिकंदर को बताकर उसकी अच्छी तरह चटनी लगा देता है। महेश समोसे बेचने में मशगूल था। वहां लड़की वाले ट्रेन से उतरकर रामपुरियों का पता पूछ रहे थे। अरे प्राची, वो पन्नी कहाँ गई जिस पर एड्रेस लिखा था? अरे पापा, मोबाइल फोन के जमाने में पन्नियों में एड्रेस लिखोगे तो गुम ही होगी ना। लड़की के पापा तो कह रहे थे उनका सिक्का चलता है शहर में, बस नाम लेने की देर है, लोग सीधा घर तक पहुंचा देंगे, तो ले लो ना नाम। अरे भाई साहब, यहाँ रामपुरियों का घर किधर होगा, जिनकी समोसे की बड़ी फेमस दुकान है। अच्छा अच्छा, आप महेश भैया के गेस्ट हैं, ऐसा कहिए ना। अब अगर आप सबको समोसे की दुकान का परिचय देंगे तो फिर कोई उनको उनके यहाँ ले जा ही नहीं पाएगा। एक अंदर की बात बताता हूँ, उनके समोसे की दुकान तो सिमट ली। सिमटली मतलब क्या? मतलब कि अब कहाँ रही समोसे की दुकान, वो तो पहले थी ना। अब तो बेचारे यहाँ वहाँ डोलते फिरते हैं। क्या? पर उन्होंने तो कहा था कि उनका समोसा बड़ा बिकता है, किसी से भी बस नाम लेने की देरी है वो उनका एड्रेस बता देगा। सभी उनके समोसे खा खा कर बड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। बोलना तो नहीं चाहिए बहन जी, लोगों का तो काम होता है 2 की 4 करना। वो अलग बात है कि भैया यहाँ 2 की 8 कर रहे थे। अब जवान बेटी की शादी नहीं हो रही तो थोड़ी थूक पॉलिश कर रहे हैं बस। चलिए जी, बेकार में टाइम खोटी हो गया। आपके इन समोसे वालों के चक्कर में रेस्टोरेंट वालों से मिलना नहीं हो पाया। ट्रेन से जितनी जल्दबाजी में प्राची का परिवार उतरा था, उतनी ही तेजी से वापस ट्रेन में बैठकर वापस चला जाता है। मेरी ग्राहक की मार रहा था ना ये महेश रामपुरिया। इसके काम धंधे को रामपुर ना भेजा तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। चटनी लगाकर चटनी लगाई और चटकारा भी नहीं लिया। आज के बाद कोई लड़की का परिवार तेरे घर पहुंचेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है। तूने मेरे कस्टमर ले लिए तो मैं तेरे घर की थोड़ी शांति तो ले ही सकता हूँ। तेरे बेटे का रिश्ता ना हो उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। जब उम्र निकलने लगेगी पर शादी नहीं होगी, तब मनोज खुद ही चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो चिड़न निकलेगी अपने बाप पर। और बाप बेटी की लड़ाई में दुकान हो जाएगी चौपट। और सारे ग्राहक फिर से सिकंदर समोसे वाले की दुकान पर आना शुरू कर देंगे। नेहा रोज की तरह अपने ससुर जी के लौटने के बाद सभी के लिए खाना लगाती है। आज तो बड़े मन से खाना बनाया आपकी बहू ने पापा, जरा चेक कर बताइए कैसा है। हाय हाय, तू इसे सब्जी कहती है बहू? एक बार दुकान जाकर बैठ, समझ में आएगा स्वाद क्या होता है। लोगों को जब पता चलेगा कि महेश की बहू ऐसी सब्जी बनाती है तो बड़ी बदनामी होगी मेरी चटनी लगा के।
दिन का यही वक्त होता है जो मेरे मूड का सत्यानाश कर सकता है, वरना दुकान में किस चीज़ की कमी है मुझे? आज फिर से सब्जी अच्छी नहीं बनी पापा, पर आज तो मैंने भी देखा है शाम से लगी पड़ी थी नेहा। सिर्फ लगे होने से नहीं होता, हाथ में स्वाद होना चाहिए, जैसे कि मेरे समोसे में होता है चटनी लगाकर। अरे शकुंतला जी, समोसा की याद आ गई, हाय मेरे समोसे। वो तो है कि जिंदगी में गलती बस हमारी बहू चुनने में हो गई, वरना अगर वही स्वाद घर पर मिल जाता ना, फिर तो जिंदगी के मजे थे। बहू को कैसे पता हो समोसे का स्वाद, जब उसका पति खुद ही दुकान पर नहीं आना चाहता। ए, कितना कमा ले रहा है ऑफिस में तू? सिर्फ 17,000 रुपये? उससे ज्यादा तो मैं अपने हलवाई को देता हूँ सिर्फ समोसे छानने के। घर की छोटी मोटी दिक्कतें ही इंसान को परेशान करती है। शकुंतला जी, ये बच्चे ही जरा उल्टे दिमाग के निकल गए, वरना माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर भरपूर रही है चटनी लगाकर। आप चटनी टेस्ट कीजिए ना पापा जी, इमली की चटनी है, बड़ी स्वादिष्ट है, मैंने खाकर देखी है। लोगों को चटनी खिलाने वाला तेरी चटनी क्या खाएगा बहू, चटनी लगाकर। ये घिया तोरी ये कोई सब्जियां होती है? सारा मूड खराब कर दिया तूने। जा चार लेकर आ, मैं चार के साथ पराठे खा लूंगा। और मम्मी जी आप? मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ बहू, निगल लूंगी इसे भी। पर बड़ी बहू के वक्त जो गलती हुई है ना, वो मनोज के वक्त नहीं होनी चाहिए। क्यों फिक्र कर रही है प्रेम की मम्मी? प्रेम के वक्त हमारी दुकान के कंपटीशन में कई दुकानें थी, तब हालात अलग थे। अब मैंने सारे दुकान वालों की छुट्टी करवा दी है। नागपुर के बाजार में जिसे समोसा खाना होगा उसे महेश रामपुरी की दुकान ही आना होगा। अब आप ही बताइए, इतनी चलती दुकान वालों के घर के लड़की को कौन अपनी बीवी देना नहीं चाहेगा? तो अपने भाई वाली गलती मत करियो मनोज। यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढता फिरेगा ना तो लड़की तो पक्का नहीं मिलेगी। तो दुकान आना शुरू कर दे, चार लोगों की नजर में आ जाएगा। वो जमाना गया पापा जी, आजकल लोग लड़की की काबिलियत देखकर लड़की देते हैं, उनके ससुराल को देखकर नहीं। फिर तेरे परिवार वालों ने क्या देख कर भेज दिया तुझे यहाँ बहू? ये घर आज समोसे के कारण खड़ा है। ये डाइनिंग टेबल, ये तेरा साज श्रृंगार, ये तेरी सास की इतनी सुंदर साड़ी, ये तेरे हाथों के सोनों के कंगन, ये सब मेरे समोसे से है। चलिए शकुंतला जी, ये बच्चे क्या समझेंगे चटनी लगाकर। अगली सुबह नेहा जब अपने कमरे से उठकर बाहर आती है तो वो देखती है उसके सास ससुर पहले से ही उठकर आपस में बातें कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी उठ गए पापा जी, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हम क्या उठे बहू, समोसे ने उठा दिया। आज समोसा है तो मेरा शरीर चल रहा है, वरना न जाने महेश किन रास्तों में भटक रहा होता। समोसे का नाम आते ही ना तेरे पापा जी इमोशनल हो जाते हैं। बहू तो एक काम कर, चाय के साथ कुछ नमकीन भी बना ले, वही खाकर हम दुकान निकल जाएंगे, क्योंकि आज तो नाश्ते का वक्त नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। जी मम्मी जी। नेहा रसोई में जाती है और अपने सास ससुर के लिए पकौड़े और चाय बनाती है। हे भगवान, लाज रख लेना, इतने अच्छे से मसाले को कढ़ाई में पकाया है, बादाम काजू किशमिश सब डाल दिया। अब उसके बाद भी पापा जी को अगर पकोड़े पसंद नहीं आए तो फिर क्या ही किया जा सकता है। चाय नाश्ता लेकर नेहा अपने ससुर जी के पास जाती है और अपनी आदत से मजबूर महेश पकोड़े खाते ही नाक मुंह सिकुड़ कर बैठ जाता है। तू इसे नमकीन कहती है बहू? ये पकोड़े मेरे समोसे के पड़तर करेंगे। तभी अपने कमरे से मनोज बाहर आता है। कितनी देर से आपके समोसे का प्रवचन चल रहा है पापा? कमरे में था, मैं ये समोसा समोसा सुनकर नींद खुल गई मेरी। दिन भर तो आप समोसे के बीच ही रहते हो। अभी भाभी ने आलू के पकोड़े बना दिया तो उसके मजे लो ना। देख रही हो शकुंतला जी आप कैसे जुबान चल रही है इस लड़के की? अरे जिसके बारे में कह रहा है ना तू, मेरा घर चलता है उससे। समोसे है ये समोसे। बिल्कुल सही, वो समोसे आलू के पापा जी सोने के नहीं है जो आप उन पर जान छिड़क रहे हैं। मेरे लिए वो सोने के समोसे ही है बेटा। आज वो समोसा है तो तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है।
समोसा है तो मैं हूँ, समोसा है तो ये घर है, समोसा है तो रसोई में राशन है, और इन पकोड़ों को बनाने के लिए बेसन भी मेरे समोसे के पैसे से ही आए हैं। तो समोसे के खिलाफ तो मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। शकुंतला जी, देख रही हैं आप कैसी उल्टी जबान लड़ा रहा है ये लड़का। कोई जरूरत नहीं तुझे मेरी दुकान पर आने की। अरे ये तो बच्चा है, आप भी क्या, शादी विवाह की बात आगे बढ़ानी है ना। महेश अब कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि बात अब समोसे पर आ गई थी और सिकंदर जो चाहता था वो हो जाता है। महेश किसी से भी अगर शादी की बात चलाता तो इसके पहले कि वो लोग महेश के घर पहुंचे, सिकंदर रास्ते में उनके कान भर देता। और ऐसे करते करते 3 साल पार हो जाते हैं और मनोज के टकले से बाल भी गायब होने लगते हैं। जिंदगी भर समोसा समोसा करते रह गए पापा जी आप। आपके समोसे के पीछे एक लड़की देने को राजी नहीं है कोई इस घर में। मैं तो कहती हूँ देवर जी, किसी गरीब घर की लड़की को उठाकर ले आइए, क्योंकि अच्छे घर की आएगी तो वैसे भी पापा जी की बोली सुनकर 2 दिन में चलती बनेगी। अब ठीक कह रही है भाभी, पापा को तो सिर्फ समोसा ही दिखता है, ना बेटा ना फ्यूचर। और मनोज जाकर एक गरीब रेड़ी वाले की बेटी के साथ मंदिर में शादी कर उसे अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है। अगली सुबह पहली रसोई के लिए नैन्सी रसोई में जाती है। ये पूरी छोले हलवा बनाने का कोई फायदा नहीं नैन्सी। तुम रसोई में काम करते करते अपना खून पानी पसीना भी खाना बनाने में झोंक दोगी ना, फिर भी तुम्हारे सास ससुर को ये खाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पापा जी को एक ही चीज पसंद है, उनके समोसे। तो फिर आपने समोसे की सब्जी क्यों नहीं बनाकर खिला दी उन्हें भाभी? समोसे की कौन सी सब्जी होती है भाई? नहीं होती तो बना देंगी। यहाँ आने के पहले मुझे पता नहीं था कि इस घर में इतने ड्रामा है, पर अब जब पता है तो कुछ ट्राई तो कर ही सकती हूँ। नैन्सी ये बात अपनी जेठानी को कह रही होती है, तभी मनोज रसोई में आता है। देखो नैन्सी, तुम कुछ भी बनाओ, पापा तारीफ नहीं करेंगे, फिर उनकी बात को दिल से मत लगाना। वो क्या ना, मेरे सामने ही भाभी ने 5 सालों से पापा को हर तरह का खाना खिला कर दिखाया, पर पापा को कभी कुछ पसंद ही नहीं आया। तुम तो कल की आई हो, तुम्हारी क्या ही तारीफ होगी। अपनी मम्मी के साथ ब्रेडी पर ऐसे कई टेढ़े कस्टमर को सीधा किया है मैंने। पापा जी को मैं वो खिला सकती हूँ जो वो खाना चाहते हैं, पर उसके पहले ज़रा उन्हें समोसे की दुनिया से निकालती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। और आज खाने में परोसी जाती है समोसे की सब्जी और रोटी। ओहो, रसोई की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है बहू ने, जरा ढक्कन हटा कर देखो तो। हाँ बैठिए ना पापा जी, मैं परोस रही हूँ ना आपकी प्लेट में। आप तो बस लुफ्त उठाइए, आपकी पसंद को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है ये डिश। नैन्सी सभी की प्लेट में खाना परोसती है। महेश खाने का पहला निवाला खाता है। ये सब्जी में ये गोल गोल क्या डाला है तूने बहू? मुझे तो ये स्वाद जाना पहचाना लगता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने हमारे दुकान के समोसे पर ही सब्जी की ग्रेवी डालकर दे दिया हो। वाह वाह मम्मी जी, आपकी ज़बान के तो क्या कहने, एक बार में आप समझ गई। बिल्कुल सही, ये समोसे की सब्जी है। पापा जी जैसे आलू की सब्जी होती है वैसी। मैंने इनसे कहकर अपनी दुकान से 6-7 समोसे मंगा लिए थे, फिर समोसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और जैसे आलू की सब्जी बनती है वैसे ही समोसे टमाटर की सब्जी बना दी। अपनी बहू की बात सुनकर महेश का सर चकरा जाता है। इस बात पर खुश हूँ या रो कि बहू ऐसी आ गई है जो समोसे की सब्जी बना रही है? पर इस पे गलत क्या है पापा? आज तक आपको इसी बात का गम रहा ना कि घर का खाना समोसे की टक्कर का नहीं बन रहा था, तो बना दी है समोसे की सब्जी नैन्सी ने। कितनी स्वादिष्ट तो लग रही है। तुम लोगों से दिमाग लगाना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान से शाम को महेश चाय नाश्ता करने अपने घर लौटता है और घर में उसे परोसा जाता है चाय के साथ समोसा चाट। ये क्या मजाक है बहू, दिन भर इसी समोसे की सुगंध लेता हूँ मैं, और घर में भी आकर क्या समोसे ही खाऊंगा? मजाक है क्या? तो अगर आपको समोसे इतने पसंद नहीं थे पापा जी, तो आप उसे मिस क्यों करते थे? जो भी ये खाना आपको परोसा जाता था वो आपको फीका लगता था ना। इस घर में तो सबने मुझे यही बताया।
पूरे दिन आप दुकान पर खुद रहते थे तो खुश रहते थे, और घर पर जैसे ही आपको खाना परोसा जाता था आप दुखी हो जाते थे। इससे तो मुझे यही समझ में आएगा ना कि आपको समोसे बड़े पसंद हैं, और आपकी बड़ी बहू आखिर उस शौक को पूरा नहीं कर पा रही, तो मैंने तो बस आपकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी जेठानी मुझे गलत बात बता रही है। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, गलती ज़रा मेरी ही हो गई। मैं रात को दुकान छोड़कर घर तो आ जाता था, पर समोसा मेरे दिमाग में रह जाता था। अब जब तुमने 3-4 बार समोसे परोस दिए तब समझ में आ रहा है कि घर का खाना ही ठीक होता है। कह देना नेहा बहू से, वो जो बनाएंगी मैं प्यार से खा लूंगा। महेश के मुंह से ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। महेश नेहा के बने हुए खाने को खाने के लिए तो तैयार था, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। और अब फेंकती है नैन्सी अपना दूसरा और आखिरी दाव। पापा जी को समोसे का स्वाद तो चाहिए, पर समोसा नहीं चाहिए। और कोई 3 वक्त घर पर समोसे खाए तो कैसे, पर उन्हें घर की सब्जियां भी स्वादिष्ट नहीं लगती। बेचारे पापा जी। अब तो क्या बनाएगी? अब तो पापा जी तैयार है घर का खाना खाने के लिए। खाना खाने और खाना मन से खाने दोनों में फर्क होता है भाभी। हमारी कचौरी सब्जी की रेडी थी। वो सब्जी जो कचौरियों के साथ बेचती थी, उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पापा जी ढूंढ रहे हैं। आज मैं वही सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, तुझे अगर लग रहा है कि तेरी वो सब्जी पापा जी को पसंद आएगी तो बना ले। नैन्सी अपने मायके की रेडी पर जिस सब्जी को कचौरियों के साथ बनाती थी, वो उसी सब्जी को आज डिनर में बनाती है। जैसे ही महेश उस सब्जी को खाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यही तो वो सब्जी है जो मुझे खानी थी। किसने बनाई है ये सब्जी? आपकी छोटी बहू ने पापा। तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है बेटा। ढूंढ कर भी लाता ना मैं तो तुझ जैसी बहू नहीं ला पाता। ये सब्जी कहाँ बनानी सीखी तूने? मुझे इसी सब्जी की तो तलाश थी। दुकान पर मैंने कई बार कोशिश की समोसे के साथ चटनी के अलावा एक सब्जी भी हो, पर ये सब्जी ना कभी बहू बना पाई ना मेरे हलवाई। आधी चिड़न तो मुझे उसी कारण रहती थी, पर आज इस सब्जी को खाकर लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे तो पहले दिन से सभी ने जब आपकी प्रॉब्लम समझाई थी तभी समझ में आ गया था पापा जी कि आपको क्या खाना है। पर मुझे लगा कि पहले आपको क्यों ना ये समझाया जाए कि आपको समोसा नहीं खाना है, आपको एक सब्जी की ज़रूरत है जिसे इस समोसे के साथ खाया जा सके। मैं आप लोगों की तरह अमीर तो नहीं हूँ, पर बिजनेस मैंने भी किया है, कस्टमर मैंने भी संभाले हैं, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि किसे क्या चाहिए। इसलिए मैंने वही सब्जी बनाई जो आपको खानी थी। ये सब्जी अपनी रेडी पर मैं कचौरियों के साथ बेचा करती थी। मेरे दोनों बेटे तो मेरे बिजनेस में कभी आए नहीं। बेटा, क्या तू आएगी? मैं चाहता हूँ कि तू ये सब्जी मेरे कस्टमर के लिए बनाए। मैं तो छोटी सी रेडी पर सब्जी बनाती थी पापा जी। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा काम मैं कर पाऊंगी। मेरे लिए घर की रसोई ही ठीक है। तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं बेटा। तू इस सब्जी की रेसिपी अपनी जेठानी को सिखा दे, घर का काम वो संभाल लेगी, तू दुकान पर आ जा। हाँ बोल दो ना नैन्सी, उसकी तरफ से मैं हाँ कहता हूँ पापा। नैन्सी के पांव ऐसे महेश के घर पर पड़ते हैं कि घर के अंदर की कहासुनी से लेकर दुकान तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नैन्सी की बनाई हुई सब्जी ऐसी दिखती है कि सिकंदर के पास जो 2-4 कस्टमर आते थे वो भी आना बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, ज्यादा सयाने कौवे को लास्ट में गोबरी खाने को मिलती है। ना मैं मनोज के लिए आए रिश्तों को कटवाता, ना इस नैन्सी को घर में लेकर आते हो। बेड़ा कर। अरे अवनी उठ भी जा, सुबह के 8 बज गए बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? बस मम्मा, और 5 मिनट फिर उठती हूँ मैं। अब तक कॉफी बना दो ना मेरे लिए। ये लाइन में तेरी पूरे आधे घंटे से सुन रही हूँ। देख कब से पड़ी है कॉफी बिना ठंडी हो गई। पता नहीं क्या होगा तेरा। अरे ससुराल में हमारी नाक कटाएगी ये लड़की। चल अब और मान नहीं चलेंगे तेरे, उठ जा जल्दी से। ललिता के ताने सुनकर अपनी आंखें खोलकर अवनी बिस्तर पर बैठी और कहा, क्या मम्मा, जब देखो तब ससुराल के ताने मारती रहती हो। अरे जब शादी होगी तब देख लेंगे ना क्या करना है, अभी तो चैन से सोने दिया करो यार।
देख सुबह के 8 बज रहे हैं, हो गया तेरा चैन से सोना। अब उठ जा और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। चल पहले जल्दी से कॉफी पिलाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है तो मेरे कपड़े भी निकाल देना। ललिता ने अवनी को कॉफी बनाकर दी। कॉफी पीकर अवनी नहाने चली गई। ललिता ने उसके कपड़े निकाल कर रखे और फिर नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर में अवनी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई। उसे देखकर ललिता ने कहा, अरे अवनी बेटा, मैंने तो तेरे लिए सूट निकाला था ना, फिर ये क्या तू जींस टॉप पहन कर आ गई? मम्मी मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही पहन लिया। ये सूट मुझसे ऑफिस में नहीं संभाले जाते। सूट का दुपट्टा कभी इधर गिरता है कभी उधर। मैं तो जींस टॉप में ही ठीक हूँ। अरे ललिता, क्यों पीछे पड़ी रहती है बच्चे की? इसे जो पहनना है पहने दो। अब समझते नहीं है जी, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, ससुराल में भी क्या जींस टॉप पहनकर घूमेगी? अब इसे थोड़ी आदत डालनी चाहिए। देखिए ना पापा, मम्मी फिर से शुरू होगी। इनका तो हमेशा का है ससुराल ससुराल। मैं परेशान हो गई हूँ। अरे ससुराल जाएगी तब की तब सोचेंगे। जब तक शादी नहीं हुई है, बेटी अपने मायके में है, तब तक इसे अपने हिसाब से जीने दो। मम्मी मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, मैं ऐसे ही रहूंगी। और हाँ, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं वहीं खा कर आऊंगी। अरे क्या जरूरत है ऐसी पार्टी में जाने की जो देर रात तक तू घर आएगी? लोग क्या कहेंगे बेटा? मम्मी कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, मैं तो गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ, बस फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ। मुझे पार्टी करना अच्छा लगता है मम्मी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय 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 मम्मी, बाय पापा। ऐसा कहकर अवनी ऑफिस चली गई। तब ललिता ने शिवदत्त से कहा, आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, कुछ बोलने ही नहीं देते, आगे जाकर इसे बड़ी तकलीफ होगी। इकलौती बेटी है हमारी, लाड प्यार कर लेने दो, वरना बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती है, बड़ी होते ही माँ बाप का आंगन छोड़कर उड़ जाती हैं। आपने कुछ सोचा है अवनी की शादी के बारे में? शादी ब्याह टाइम से हो जाए तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें बताने ही जा रहा था, अवनी के लिए एक रिश्ता तो आया है। अच्छे लोग हैं, घर बार भी बहुत अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। तो फिर देर किस बात की, उन्हें बुला लीजिए हमारे यहाँ। आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। संडे का दिन कैसा रहेगा? उस दिन अवनी की भी तो छुट्टी रहती है ऑफिस की। हाँ, ये सही रहेगा, आप संडे वाले दिन ही बुला लीजिए। शिवदत्त ने लड़के वालों को संडे के दिन आने के लिए बुलावा दे दिया। देखते देखते रविवार का दिन भी आ गया। आज शिवदत्त के घर में बड़ी जोर जोर से तैयारियां चल रही थी। लड़के वाले जो आ रहे थे। ललिता, तुमने नाश्ते का अरेंजमेंट तो सब कर लिया ना? हाँ जी, सब कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए, बस अब तो उनके आने का ही इंतजार है। बाकी सब तो ठीक है, पर अवनी तैयार हुई कि नहीं अभी तक? बस मैं अवनी को ही तैयार करने जा रही थी। चल अवनी, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। अब तैयार क्या होना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। ज्यादा नखरे मत कर अवनी। अब चल, मैं तेरे लिए ना नया सूट लेकर आई हूँ, वो पहन ले। और हाँ, उसके साथ झुमके भी पहन लेना, तुझ पर बड़े फबेंगे। और एक छोटी सी बिंदी लगा लेना। मम्मी, बिंदी लगाने के लिए मत बोलो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पर बेटा, शादी के बाद तो बिंदी लगानी ही पड़ेगी। ओह गॉड, शादी ससुराल, शादी ससुराल, मम्मी को तो बस यही आता है। जा रही हूँ, तैयार होने कर लूंगी। अब अवनी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में कृष्णकांत जी अपने पूरे परिवार के साथ शिवदत्त जी के घर आ गए। कृष्णकांत जी के परिवार में उनकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा धीरज, छोटा बेटा नकुल और एक बेटी पूजा थी। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। परिवार की तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ थी, अब सब धीरज और अवनी को तय करना था। अवनी बेटा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? खाना पीना बना लेती हो? जी आंटी जी, मैंने MBA किया है और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ। जॉब की वजह से ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता, पर थोड़ा बहुत खाना पीना बना लेती हूँ, मम्मी की हेल्प कर देती हूँ बस। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाओगी। घर की बहू को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तुम्हें धीरज से कुछ बात करनी है तो कर सकती हो। हाँ बेटा, तुम और धीरज गार्डन में जाकर बातें कर लो। ओके पापा। ओके पापा, चलिए धीरज जी, मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ।
धीरज और अवनी गार्डन में जाकर बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद वे लोग वापस आ गए। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह अवनी की शादी धीरज से हो गई। शादी कर अवनी अपने ससुराल आ गई थी। अगले दिन सुबह 7 बजे अवनी नहा धोकर तैयार हो गई और रसोई में पहुंची, जहां राधा चाय बना रही थी। उठ गई तुम? अच्छा है, पर हमारे यहाँ सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे होती है बहू। कल से टाइम पर उठकर रसोई में आ जाना। हाँ, ये कोई उठने का समय नहीं है हमारे घर में। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल से मैं टाइम से उठ जाऊंगी। बहू, ये घर कोई तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम सब कुछ अपनी मर्जी से करोगी। यहाँ हर चीज की एक रीत है। सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक हर पल का अपना एक रूल रेगुलेशन है। मम्मी, सुबह सुबह भाभी को क्या सिखा रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस अपने घर के कायदे कानून बता रही थी। अब ये इस घर की बहू है तो इसे भी तो सीखना होगा ना सब कुछ। सुबह जल्दी उठने को कह रही थी मैं। मम्मी, अभी तो 7 ही बजे हैं। इतनी भी क्या लेट हो गई भाभी को? और शादी की थकान भी तो होगी, है ना भाभी? बेटा तेरी बात अलग है, तेरे लिए अभी सुबह हुई है क्योंकि ये तेरा मायका है, पर अवनी अब ससुराल में है। उसे एक अच्छी बहू की तरह सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। यही हमारे घर का नियम है। जी मम्मी जी, मैं कल से कोशिश करूंगी। है ये अवनी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तुरंत मेरी बात मान गई। देखते हैं आगे क्या क्या मानती है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आज आपकी पहली रसोई है ना, कुछ अच्छा सा बना लो प्लीज। ये शादी का खाना खाकर ना मैं बोर हो गई हूँ। जी पूजा दीदी, मैं सबके लिए हलवा और पूरी सब्जी बना लेती हूँ। आप जाकर तैयार हो जाइए। ओके भाभी, मैं अपने नाश्ते की टेबल पर मिलती हूँ। पूजा अब तैयार होने चली गई। राधा भी बाहर आ गई। अवनी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर में घर के सभी लोग नाश्ता करने आ गए। अवनी भी सबके साथ टेबल पर बैठ गई। वाह भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बनाया है नाश्ते में? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। नकुल भैया, मैंने आज हलवा पूरी और सब्जी बनाई है। आपके भैया बता रहे थे आपको बहुत पसंद है। हाँ भाभी, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। बचपन में जब भी मम्मी हलवा बनाती थी तो आधा हलवा मैं अकेला ही खा जाता था। हाँ भाभी, ये तो शुरू से ही फुक्कड़ था। अपनी बात खुद ही बता रहा है। तू चुप कर छिपकली। भाभी, इसकी बातों में मत आइएगा। ये ना बिना बात के बड़बड़ करती रहती है। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहू, तुम नाश्ता परोसो। ये क्या अवनी बेटा, तुम सबके साथ टेबल पर क्यों बैठ गई? चलो उठो यहाँ से। अवनी, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो सबके साथ नाश्ता करने बैठी थी। अरे अवनी बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मर्दों के खाने के बाद औरतें खाती हैं। बहू, हमारे यहाँ बड़ों के साथ बैठकर नहीं खाते, तुम्हें भी हम सबके खाने के बाद ही खाना होगा। अब तुम नाश्ता सर्व करके साइड में खड़ी हो जाओ। ठीक है, आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो मुझे ये सब नहीं पता था। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मतलब तुम खुश हो ना इन सब में? देखो, जो भी हो तुम कह सकती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए। अब सब ने अवनी के बनाए नाश्ते की तारीफ करते हुए नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। सबके नाश्ता करने के बाद अवनी ने नाश्ता किया। अगले दिन अवनी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता भी बना दिया। फिर तैयार होकर राधा और कृष्णकांत के पास गई। मम्मी जी, पापा जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, कपड़े भी धोकर सुखा दिए हैं। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कहकर अवनी ने कृष्णकांत और राधा के पैर छुए। अरे ये कैसे पैर छू रही है? बहुएं ऐसे पैर छूती है क्या? तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? देख, हमारे यहाँ पैर दबाकर पैर छुए जाते हैं, समझी? आगे से अच्छे से, नीचे से थोड़ा पैरों को दबाना, फिर प्रणाम करना। जी मम्मी जी, अब मैं ऑफिस जाऊँ? और नहीं बेटा, हमारे घर की बहू बेटियां घर के बाहर जाकर काम नहीं करती। तुम्हें भी अपना काम छोड़ना होगा, नहीं तो हमारे परिवार में वाली बदनामी होगी। हाँ, हो गई बहुत नौकरी जब तक तुम मायके में थी। कर ली तुमने अपनी मर्जी की, अब अपनी घर गृहस्थी संभालो। अरे बेटा, घर के हजारों काम होते हैं, अब मुझ बुढ़िया से ये सब नहीं संभाला जाता। कल से राशन सब्जियां लाने से लेकर घर के सारे काम तुम्हें ही देखना है। तभी नकुल वहाँ आया। भाभी, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, पर यहाँ ना ऐसा ही चलता है।
कोई बात नहीं नकुल भैया, मैं सब संभाल लूंगी, मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जियां भी लानी है, मैं किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर अवनी वहाँ से चली गई। शाम को अवनी अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी, तभी उसके पास ललिता का फोन आया। हेलो, कैसी हो अवनी बेटा? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप बताइए, आप और पापा कैसे हैं? हम दोनों एकदम ठीक है, तेरी बहुत याद आती है, तेरे पापा भी तुझे बहुत याद करते हैं। मम्मी मुझे भी आप लोग बहुत याद आते हो। बेटा तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे वहाँ? नहीं मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। भरा पूरा परिवार कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो तेरी चिंता लगी रहती है, यहाँ तो एकदम अलर्ट सी थी, पता नहीं वहाँ कैसे एडजस्ट करती होगी। मैंने कहा ना मम्मी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, आप बस पापा और अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर मिलने आती रहना। हाँ मम्मी, जैसे धीरज जी को थोड़ी छुट्टी मिलेगी मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, बाय, ठीक है। बाय बेटा। अवनी ने फोन रख दिया। दरवाजे से सटकर कान लगाकर पूजा, अवनी और ललिता की सारी बातें सुन रही थी। अवनी के फोन रखने के बाद पूजा ने मन ही मन कहा, मम्मी आती इन पर कितना रोक टोक कर रही है, पर भाभी ने अपनी मम्मी से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, यहाँ की बुराई भी नहीं की। हमें तो लगा था भाभी बड़ी तेज है, पर ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। अगले दिन दोपहर में पड़ोस की अंजू और गायत्री अवनी को देखने के लिए राधा के घर आई। अरे अंजू बहन, गायत्री बहन, आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए तुमने। हमने सुना धीरज की शादी कर ली तुमने, तुम्हारे घर नई बहू आई है। अब तुमने तो बुलाया नहीं हमें मिलवाने, तो हमने सोचा क्यों न खुद ही मिलने आ जाए। अरे पर आजकल की बहू को क्या ही देखना, अब हमारी वाली को ही देख लो। शादी के 1 महीने तक ऐसे दिख रही थी जैसे गाय हो गाय, और अब देखो तुम्हें इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो भरे मिलेंगे। मोहल्ले की औरतों के साथ खूब हा ही करती रहती है, जरा से शर्म नहीं है। अरे अब शर्म हया बची कहाँ है, अब तो बहुएं आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। राधा की बहू को देखना है, न जाने कैसी होगी। सुना है खूब सारा सामान भी लेकर आई है साथ में। अरे मेरी बहू तो बहुत गुणी है, एकदम सीधी और संस्कारी। अभी तक तो उसने मुझसे कभी उल्टी बात ही नहीं की, मैं जो कहती हूँ मान लेती है। और आंटी रही बात सामान की, तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है भाभी, उन्होंने जो भी अपनी इच्छा से दिया अपनी बेटी को दिया। मेरे मम्मी पापा ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। अरे जो अपनी बेटी देती है उनसे और क्या ही मांगे। वाह क्या बात कही पूजा बेटा तुमने, 16 आने खरी है ये बात। अब तुम बहू की इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। हाँ राधा, जरा बुलाओ ना अपनी बहू को, हम भी तो देखे तुम्हारी बहू कितनी संस्कारी है। पूजा बेटा अपनी भाभी से कहो कि वो सबके लिए चाय और नाश्ता लेती आए। जी मम्मी अभी कहती हूँ। पूजा अंदर अवनी के पास गई और कहा, भाभी बाहर पड़ोस की अंजू काकी और गायत्री काकी आई हैं, तो मम्मी ने कहा कि आप उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाइए। ठीक है पूजा दीदी, मैं अभी चाय और नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। चलिए भाभी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, और जाते टाइम ना सर पर थोड़ा आंचल ले लीजिएगा, नहीं तो ये मोहल्ले की औरतें ना बवाल खड़ा कर देंगी। जी दीदी। भाभी एक बात कहूँ, आपको देखकर विश्वास ही नहीं होता कि आप इतनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न हैं। दीदी पढ़े लिखे होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं। थोड़ी देर में अवनी ने चाय नाश्ता बना लिया और पूजा के साथ साथ नाश्ता लेकर बाहर गई और नाश्ते की ट्रे रखते हुए कहा, प्रणाम काकी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। सदा सुहागन रहो बेटा, दूधो नाव पूतो फलो। बहू ये क्या, सर पर आंचल रखा है, थोड़ा घूंघट कर लो, बड़ों के सामने लाज का पर्दा होना ही चाहिए, तुम्हारा मुंह तक दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो घूंघट करो। अब अवनी ने आधा घूंघट किया। थोड़ा और लंबा घूंघट करो बेटा। अवनी ने लंबा सा घूंघट निकाल लिया। अरे वाह राधा, तुम्हारी बहू तो सच में बड़ी भोली है, तुम जैसे कहती हो वैसे मान लेती है, वरना आजकल की बहुएं ये घूंघट कहाँ निकालती है।
घूंघट तो हमारे जमाने में हुआ करता था। मजाल है हमें कोई जरा सा भी देख ले। चलो देखते हैं तुम्हारी बहू कितने दिनों तक घूंघट करेगी। अब पूजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अवनी से कहा, भाभी आप चुप क्यों हैं? आप इतनी पढ़ी लिखी है, आपको ये सब गलत नहीं लग रहा? आप ये सब क्यों सह रही हैं? दीदी, ये आप लोगों का कल्चर है तो मुझे इसे दिल से अपनाना ही चाहिए और मैं बस वही कर रही हूँ। मायके से विदा होते वक्त मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, बेटा सास को अपनी माँ समझना, वो जो भी बोले बस वही करना। मैं बस वही कर रही हूँ और मैं आपके रीति रिवाज कल्चर को अपनाऊंगी, तभी आप भी मुझे दिल से अपना पाओगे ना। अच्छा राधा बहन, हम चलते हैं, फिर आएंगे। ऐसा कहकर गायत्री और अंजू चली गई। तभी घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। तब राधा ने कहा, वाह बहू, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर अगर हमारी सारी बातें मान सकती हो तो तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। बेटा तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो घूंघट। आंखों की शर्म होनी चाहिए, घूंघट से शर्म नहीं पहचानी जाती। बेटा हम सब सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, हम भी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। क्या सच में मम्मी जी पापा जी आप ये सब नाटक कर रहे थे? तुमसे मिलकर हमें लगा तुम बहुत मॉडर्न हो, पता नहीं हमारे परिवार में एडजस्ट करोगी कि नहीं। आगे चलकर पता नहीं तुम्हारे कैसे कैसे रंग देखने पड़े। बस इसीलिए हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुममें संस्कार है भी कि नहीं। हर भाभी आपको टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। बेटा सुबह 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सभी 6 बजे उठते हैं। और हाँ, तुम जॉब भी आराम से कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हम तो पूजा से भी कहते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हम कोई पिछड़े ख्यालों के नहीं है, तुम टेंशन मत लेना। अब से तुम हमारे साथ बैठकर ही नाश्ता करोगी। क्या सच में आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। और पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता कि अपने संस्कार भूल जाए। हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए पर अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। शाबाश बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं, हमें तुम पर गर्व है। आज से तुम भी हमारे लिए पूजा जैसी ही हो। हाँ बेटा, इस घर को अपना ससुराल नहीं अपना मायका ही समझना। ऐसा कहकर राधा अवनी को गले लगा लेती है। अवनी की जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाती है। अरे क्या हुआ, खाना कब तक बनेगा? ये आजकल की बहुएं भी बस पूछो मत। अरे कौन सा 56 भोग बनाने को क्या दिया जो इतनी देर लगा रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हमारे जमाने में तो हम चुटकियों में खाना बना लिया करते थे। हो गया मम्मी जी, लाती हूँ। इशिता तू जरा रोटियां सेक, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी के मुंह से ऐसे तीर चलते ही रहेंगे। हाँ भाभी आप खाना लगा दीजिए, मैं बस गरम गरम रोटियां लाती हूँ। प्रीति ने टेबल पर खाना लगा दिया और थोड़ी ही देर में इशिता रोटियां भी ले आई। घर के सब लोग खाना खाने लगे। तभी अनिल ने कहा, वाह भाई, कड़ी तो लाजवाब बनी है। और इसके पकौड़े तो इतने सॉफ्ट है कि मुंह में जाकर घुल जा रहे हैं। हाँ भाई, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है, मन खुश हो गया खाना खाकर। अरे क्या खा कच्चा बना है? कड़ी में मिर्च ज्यादा है, फूल के कुछ ज्यादा ही सीखे, ऐसा लग रहा है कि जल गया। ये भी कोई खाना है भला? भूल गए क्या तुम दोनों मेरे हाथों का स्वाद? अरे मेरे जैसा खाना ये दोनों कभी बना ही नहीं सकती। हाँ मम्मी, ये बात तो है, आपके हाथों में तो जैसे जादू है, जो भी बनाती है अमृत जैसा लगता है। अब प्रीति इशिता को धीरे से कहती है, लो जी, इनका शुरू हो गया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। एक तो इस गर्मी में पसीने बहाकर सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाते हैं हम दोनों, और मम्मी जी है कि अपनी ही गुण गाती रहती है। और इन दोनों भाइयों को देखो, बिल्कुल मम्मी जी के चमचे। मम्मी जी जो कह दे बस वो जैसे लोहे की लकीर। मुझे तो लगता है हमें खाना बनाना ही नहीं चाहिए। बनाए मम्मी जी अपने बेटों के लिए खाना। ये सही कहा तुमने, कल से हम दोनों यही करेंगे। खाना तो अब मम्मी जी को ही बनाना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे भाभी? प्रीति ने इशिता के कान में कुछ कहा और वो एकदम से खुश हो गई। अगले दिन सुबह प्रतिमा ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज दी, अरे प्रीति, इशिता, कहाँ हो दोनों? सुबह के 9 बज रहे, पर महारानियों का अभी तक कोई पता नहीं। जी मम्मी जी, कहीं कोई काम था क्या? मम्मी जी आपने बुलाया? आज नाश्ता क्या बना रही हो? अभी तक तो रसोई में तुम दोनों के दर्शन हुए नहीं। घड़ी देखी? मम्मी जी
हमारे हाथों में तो स्वाद ही नहीं है ना। अनिल जी भी कह रहे थे कि मम्मी के खाने की तो बात ही अलग है। तो हमने सोचा है कि खाना तो आप ही बनाइए और हमें सिखाइए, हम आपकी बस हेल्प कर देंगे। हाँ मम्मी जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुकुंद भी ना आपके खाने को ही याद करते रहते हैं। मेरी मम्मी जैसा खाना तो तुम बना ही नहीं सकती, तो आप सिखा दीजिए ना। बहुओं के बात सुनकर प्रतिमा खुश हो जाती है और नाश्ता बनाने को रेडी भी हो जाती है। अब तुम दोनों ने सही समझा है। मेरे हाथों जैसा स्वाद हर किसी के पास का नहीं है। चलो रसोई में, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी और तुम दोनों मुझे देखकर सीखना। जी मम्मी जी, ये सही रहेगा, धीरे धीरे हम सीख भी जाएंगे। प्रतिमा ने रसोई में पसीने बहाकर सबके लिए नाश्ता बनाया। छोले, पूरी, हलवा ये सब बनाकर टेबल पर लगा दिया और बहुएं आराम से बैठकर उसे देख रही थी। थोड़ी देर में सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आज नाश्ता मैंने बनाया है, खाकर देखो। वाह मम्मी, आपकी तो बात ही अलग है, हर निवाला आपकी तारीफ कर रहा है। भाभी और इशिता तो कभी ऐसा खाना बना ही नहीं सकते। हाँ मम्मी, आप तो रसोई में एक्सपर्ट हो। कितना नपा-तुला हाथ है आपका, खाने में कुछ भी कम या ज्यादा नहीं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज से मम्मी जी ही खाना बनाएंगी और हम उनसे सीखा करेंगे। हाँ, सब्जियां मैं काट दूंगी मम्मी जी के लिए, पर खाना तो मम्मी जी ही बनाएंगी, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, बना दूंगी। गिनती के 5 लोगों का खाना बनाना है, कितना टाइम लगता है? सब नाश्ता कर रहे थे कि तभी वहाँ मीना आ जाती है। अरे आओ आओ मीना बहन, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। आज नाश्ता मैंने बनाया है। मेरे बेटे को ना मेरे हाथों का खाना ही बेस्ट लगता है। नहीं प्रतिमा, मैं तुमसे ना बात करने आई थी, नाश्ता फिर कभी कर लूंगी। हाँ तो बातें भी हो जाएंगी, कहाँ भागी जा रही है। पहले तुम हमारे साथ नाश्ता करो। इशिता बेटा, मीना काकी के लिए भी प्लेट लगा दो जरा, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा मीना। अब तुम इतना कह रही हो तो कर लेती हो नाश्ता। इशिता ने मीना के लिए प्लेट लगा दी। मीना भी बैठकर सबके साथ नाश्ता करने लगी। चला बता मीना, क्या बात है? मैं ये कहने आई थी कि कल मेरी बेटी जूली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही बात पक्की हो जाएगी। देख, तुझे ही देखना है सब कुछ, सारी तैयारी कर लेना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मीना, तू चिंता ना कर, मैं कल आ जाऊंगी। जूली भी तो मेरी बेटी जैसी है। प्रतिमा, ये छोले तूने बनाए क्या? क्या स्वाद है। पूरा नाश्ता मैंने बनाया है। मेरी बहू है, अब मुझसे सीख रही है। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, तेरे हाथों का स्वाद देखकर मन में एक बात आई है। अरे बोल ना। वो लड़के वालों को ना मैं कल तेरे यहाँ बुला लेती हूँ, यहीं से रिश्ते की बात कर लेंगे। लड़के वाले ना जरा खाने की शौकीन है, तूने अपने हाथों का स्वाद चखा देना तो शायद खुश हो जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला ले लड़के वालों को यहीं, मैं सब देख लूंगी। ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलेंगे। ठीक है प्रतिमा, तो बात पक्की रही। मैं कल तेरे यहाँ ही लड़के वालों को बुला लेती हूँ। चल अब चलती हूँ, कल मिलते हैं। नाश्ता बहुत अच्छा था। ठीक है, चल मैं अभी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मीना अपने घर चली गई। अगले दिन प्रतिमा जोर शोर से खाने की तैयारियों में लगी थी। उसने कई तरह के पकवान बना लिए। कुछ देर में लड़के वाले आ गए और उसके साथ मीना भी अपनी बेटी जूली के साथ आ गई। प्रतिमा, सब तैयार है ना? खाना तूने ही बनाया है ना? हाँ हाँ भाई, सब मैंने ही बनाया है, तू चिंता मत कर, आज बात बन जाएगी। नमस्ते बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सजा कर रखा है। हाँ, मेरी दोनों बहुएं बस घर सजाती संवारती रहती है, खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। वाह वाह वाह, इस उम्र में भी आप खूब काम करती है, अच्छी बात है। प्रतिमा अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी, तभी मीना बीच में कहती है, वैसे मेरी जूली ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी जूली तो मेरे पास कम, इनके पास ही ज्यादा पली है। अच्छा, तब तो जूली भी बहुत गुणी होगी। शिव बेटा, तुम्हें जूली से कुछ बात करनी हो तो कर ले। जूली जी, आप शादी के बाद क्या करना चाहती हैं? मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब आपको जॉब करनी है या फिर घर पर रहकर मम्मी की हेल्प करनी है? मैं दोनों करना चाहती हूँ। घर को संभालूंगी, अपनी पहचान भी बनाऊंगी। मैं आज की लड़की हूँ, दोनों चीजें अच्छे से निभा सकती हूँ, आप फिक्र ना करें। बस मुझे यही सुनना था।
मुझे भी आप जैसी लड़की चाहिए थी, हमेशा अपने पार्टनर के रूप में। बातें तो होती रहेंगी, चलिए सब खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। प्रीति और इशिता ने सारा खाना लगा दिया। ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, नवरत्न पुलाव, लच्छा पराठा, ये सब मैंने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है, लीजिए ना। हाँ, खाना बनाने में हमारी मम्मी जी का जवाब नहीं है, इनके सामने तो बड़े बड़े शेफ भी फेल है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। जूली, क्या तुम भी ऐसा खाना बना लेती हो? हाँ बहन जी, मैंने कहा ना, जूली ने प्रतिमा बहन से ही सीखा है ये सब। वही, तब तो हमें जूली पसंद है। शिव, क्या राय है तुम्हारी? मम्मी, मैंने तो पहले ही सोच लिया था शादी करूंगा तो जूली से। तो बस बात पक्की रही, अगले महीने की 10 तारीख शादी के लिए फिक्स करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे प्रतिमा, अपने हाथ की बनी मिठाई से मुंह मीठा करा दे सबका। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इशिता बेटा, अंदर से काजू कतली ले आओ जो मैंने बना कर रखी है। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। इशिता ने काजू कतली लाकर सबका मुंह मीठा करवाया। सब चले गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि प्रतिमा जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। रोज कोई ना कोई आ जाता खाना खाने, किसी न किसी बहाने से। एक दिन अनिल ऑफिस से आता है। मम्मी, मेरे कुछ दोस्त आएंगे अभी आपके हाथों का खाना खाने। अरे पर बेटा, खाना तो बन चुका है। तो मम्मी दोबारा बना लो। देखो, मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, अब अगर ना कहूंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने आपके खाने की बड़ी तारीफ सुन रखी है, तो बड़ी जिद की तो मैं मना नहीं कर सका। ओहो, तो मम्मी के खाने के चर्चे पूरे शहर भर में फैल रहे हैं। मम्मी, आप तो फेमस हो गई। चुप कर मुकुंद, यहाँ मुझे दोबारा खाना बनाने के नाम से ही पसीने आ रहे हैं और तुझे मस्ती सूझ रही है। प्लीज मम्मी, बना दो ना। ठीक है, बनाती हूँ। प्रीति बेटा, जरा सब्जियाँ काट दे, और इशिता बेटा तो आटा गूंद दे। प्रीति और इशिता रसोई में सब्जी काटते और आटा गूंथते हुए बात करती हैं। हे भगवान, ये मम्मी जी के खाने के चक्कर में हमारे घर पर तो मेला लगा रहता है, एक घड़ी का चैन नहीं। हाँ भाभी, सारा दिन बस मेहमान ही आते रहते हैं मम्मी के हाथों का खाना खाने, जैसे हमारा घर घर नहीं होटल हो और मम्मी जी यहाँ की हेड शेफ। हाँ, हम तो हेल्पर है मम्मी जी के। परेशान हो गई हूँ अब तो। हो गई तैयारी? हाँ मम्मी जी, सब हो गई, बस अब आप खाना बना लीजिए। हाँ, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब तो ये रोज का हो गया, दिन में 4-4, 5-5 बार खाना बनाना पड़ता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रतिमा ने फिर से खाना बना लिया। अनिल के दोस्त आए, प्रतिमा ने सबके लिए खाना परोसा। एक निवाला लेते ही अजय ने कहा, खाना इतना टेस्टी है जैसे हर कोर के साथ खुशबू और स्वाद दोनों मुंह में घुल गए। आपके खाने में आपका प्यार और मेहनत साफ दिख रही है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। सब कुछ इतना बढ़िया बना, एक बार खाकर रुक पाना मुश्किल है। मैं तो बार बार आऊंगा ऐसा खाना खाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब मन करे तब आ जाना। आपका खाना खाकर दिल खुश हो गया। मेरा तो बार बार खाने का मन कर रहा है। मसाले भी एकदम सही है और आपने बहुत प्यार से परोसा है। सच में आपके हाथों में बहुत स्वाद है, ऐसा खाना कहीं और मिल ही नहीं सकता। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आंटी, रतन सही कह रहा है, आपके जैसे खाने का स्वाद और कोई मिल ही नहीं सकता। अभी अनिल के दोस्त खाना खाकर उठे ही थे कि दुर्गा देवी ने आवाज दी, नमस्ते प्रतिभा बहन, कैसी हैं? अरे नमस्ते नमस्ते, आप अचानक यहाँ? कहिए, कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कि मैं जरा जूली के मायके आई थी, तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं, इसी बहाने आपके हाथों का स्वाद भी चख लूंगी। प्रतिभा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अनिल के दोस्त गए नहीं कि अब ये खाना खाने आ गई। ऐसा लगता है जैसे हमने यहाँ लंगर लगाई हो। जी जी, आइए आइए। अब जूली तो आपकी बेटी जैसी है, तो उस नाते में आपकी समधन है ना, समधन को खाना नहीं खिलाएंगे आप? अरे आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ खाना। प्रतिमा अब परेशान हो चुकी थी, वो दुर्गा देवी को खाना खिलाती है।
हाय बहन जी, क्या बताऊं, आपके हाथों के खाने में जो सुकून है ना, कहीं नहीं है। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। खाना खाकर दुर्गा देवी चली गई। अब प्रतिमा इस मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढने लगी। अरे ये तारीफें तो मुझे बड़ी महंगी पड़ गई। खाना क्या अच्छा बनाती हूँ, अब तो घर में कुक बनकर रह गई हूँ। सारा दिन कोई ना कोई आता रहता है। आपके हाथ के उस दिन वाले पराठे खिला दीजिए, उस दिन वाली पनीर की सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे भाई, राजमा हो तो आपके हाथ का। आज तो आपके हाथ की राजमा चावल खा कर जाएंगे। अरे बहुत हुआ, परेशान हो गई हूँ मैं इन सबसे। हाँ मम्मी जी, परेशान तो हम भी हो गए। अब ये घर अपना जैसा लगता ही नहीं। हर वक्त घर में भीड़ लगी रहती है आपके हाथों का स्वाद चखने की। अब तो हद ही हो गई है, पर कर भी क्या सकते हैं। मम्मी जी, आप भी कुछ सोचिए, कोई रास्ता निकालिए पीछा छुड़ाने का। प्रतिमा कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। प्रीति, तो बाजार जाकर 2 किलो नींबू ले आ। मम्मी जी, 2 किलो नींबू? इतने नींबुओं का करेंगी क्या? और नींबू से हमारी परेशानी का हल कैसे निकलेगा? इतने नींबुओं का अचार बनाएगी क्या? अरे बेटा, तू देखती जा, मैं अचार नहीं नींबू की सब्जी बनाऊंगी। और नींबू की ऐसी नींबूगिरी करूंगी कि सबका स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तभी तो छुटकारा मिलेगा इस रोज के मेले से। तो नींबू ला, फिर देख तेरी सास क्या करती है। हाय राम, मम्मी जी, नींबू की सब्जी सुनती ही मेरा तो मुंह खट्टा हो गया। दिल किया मुंह में शक्कर भर लूं, कहीं मेहमान ऐसी सब्जी खाकर कहीं बेहोश ना हो जाए। बस बहू, यही तो मेरा प्लान है। अब तक सब मेरे खाने के दीवाने बने घूम रहे थे ना। कोई कहता है पराठे चाहिए, कोई मांगता है आलू की टिक्की। अब मैं ऐसी नींबू की सब्जी परोसूंगी कि खा के सबके मुंह और दांत दोनों खट्टे हो जाए। फिर देखना, कोई भी इस गली से गुजरेगा तक नहीं। तू जाकर नींबू लेकर आ। प्रीति बाजार गई और बाजार से 2 किलो नींबू ले आई। प्रतिमा ने नींबुओं को काट कर मसाले नमक डालकर नींबू की तरी वाली सब्जी बना ली। तभी पड़ोस की रीमा, विमला, आरती प्रतिमा के घर आ पहुंची। क्या बात है प्रतिमा जी, सुना है तुम्हारे हाथ का खाना अब मोहल्ले में फेमस हो गया है। हमें भी स्वाद चखा दो। हाँ भाई, अब तो हमने ठान ली है, जब तक तेरे घर का स्वाद न चख ले अपना पेट भरने वाला नहीं। सही बात, सही बात। आज तो हम खाने के बहाने घुस ही गए। अब चाहे कुछ भी बनाओ, दाल या कोई स्पेशल डिश, हम खा कर मानेंगे और जाते जाते डिब्बे में भी भर लेंगे। अरे हाँ हाँ, आज तो कुछ स्पेशल बनाया ही है। खाओगी तो हमेशा याद रखोगी। तो फिर जल्दी से प्लेट लगा दो। प्रतिमा ने उन तीनों की प्लेट लगा दी। तभी घर में बाकी मेहमान भी आने लगे। आज प्रतिमा ने सबको मुस्कुराकर खाना परोसा। वो मन ही मन सोचती है, बस अब सब जैसे ही ये नींबू की तरी वाली सब्जी खाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। ये क्या बना डाला? क्यों, अच्छा नहीं बनाए क्या? अब मुझे तो भाई ऐसा ही बनाना आता है खाना। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, एकदम कमाल। मैंने आज तक ऐसी सब्जी नहीं खाई। मुझे डब्बे में भरकर देगी क्या? नींबू की सब्जी इतनी अच्छी बन सकती है, पहली बार देखा और चखा। प्रतिमा जी, तुम ये नींबू की तरी वाली सब्जी रोज बनाना, मैं ना रोज खाने आ जाऊंगी। सही कहा, इसके तो एक एक निवाले में जीभ चटकारे ले रही है। एकदम खट्टी मीठी तीखी तरीदार सब्जी, वाह भाई वाह। मान गए तुम्हारे स्वाद को। मैं कल ना मेरे बेटे को लेकर आऊंगी तेरे हाथ का खाना खिलाने, यही नींबू वाली सब्जी बनाना। लीजिए मम्मी जी, आप तो चाहती थी कि ये नींबू की सब्जी खाकर सबका मुंह खट्टा हो जाए और ये फिर कभी ना आए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मम्मी जी, नींबू की इतनी अच्छी सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? अब तो ये मेला कभी खत्म नहीं होगा। ये घर तो अब सराय बन चुका है। एक उम्मीद थी इस नींबू की तरी वाली सब्जी से, पर ये भी मिट्टी में मिल गई। अरे मुझे क्या पता था इनको ये नींबू की सब्जी भी अच्छी लग जाएगी। ये मेरे हाथों का स्वाद अब जैसे मेरा दुश्मन बन गया है। इस उम्र में भी अब सारा दिन किचन में रहना पड़ रहा है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने खाने की तारीफ कर दी। मेरी तारीफ मुझ पर ही भारी पड़ गई। खाना खाकर रीमा, आरती, विमला चली जाती हैं और बाहर सबको स्वादिष्ट नींबू की तरी वाली सब्जी के बारे में बताती है। धीरे धीरे ये बात आग की तरफ पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि प्रतिमा एक खास तरह की सब्जी बनाती है, नींबू की तरी वाली सब्जी।
अब तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन योगेश जी भी प्रतिमा के घर आए। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी नमस्ते, मैं आपकी मौसी की बेटी के देवर का बेटा हूँ। बड़ी दूर से आपसे मिलने आया हूँ। अब प्रतिमा जी है ना? अच्छा अच्छा, अंदर आइए। मैं ही हूँ प्रतिमा। कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ काम तो था। तो भाई बिना वक्त गंवाए कह दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है, अभी घर में भीड़ लग जाएगी। क्यों, आपने कोई ढाबा खोल रखा है क्या जो ऐसे कह रही हैं? अब क्या बताऊं, यही समझ लीजिए, फ्री का ढाबा खोल रखा है, वो भी जबरदस्ती। खैर आप ये सब छोड़िए, कहिए क्या काम था? जी बात यह है कि मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे 100 लोगों को आपके हाथ का खाना खिलाना है। आप 100 लोगों के लिए नींबू की तरी वाली सब्जी बना दीजिएगा और बाकी आपको जो सही लगे वो बना लीजिए। आपके खाने की बड़ी तारीफ सुनी है, मुझे मना मत कीजिएगा। हे भगवान, अब तू ही मदद कर। ये कहकर प्रतिमा देवी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उसकी खुद की तारीफ करना देखा कितना भारी पड़ चुका था।